वंदे मातरम। 3 जुलाई 2021 आज शनिवार है और आप जानते हैं कि 24 जुलाई आरजे सकारात्मक भारत दिवस को लेकर ये फेसबुक लाइव किया जा रहा है हफ्ते में 3 दिन, गुरुवार, शनिवार और रविवार सायं 8 बजे। इसका उद्देश्य ये है कि लोग जो हैं वो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से पॉजिटिव रिस्पॉन्स लें, पॉजिटिव आउटकम लें, यही बताने के लिए फेसबुक लाइव किया जा रहा है। और इसमें सबसे जो ख़ास बात है कि फेसबुक लाइव के माध्यम से आरजेएस फैमिली जो 25 राज्यों से जुड़ी हुई है, उन लोगों को एक साथ परिचय कराने के लिए ये फेसबुक लाइव शुरू किया गया है, ताकि वो लोग एक दूसरे से परिचित हो सकें। अलग अलग ग्रुपों में है, 20 ग्रुपों में है, लेकिन एक साथ जब आएंगे, एक मंच पे आएंगे और हफ्ते में 3 दिन आएंगे। ये 24 जुलाई तक सिलसिला 8 बजे सायं, गुरुवार, शनिवार और रविवार, यानी कि आज शनिवार है और कल रविवार, तो कल भी आप 8 बजे उपस्थित रहिएगा। थोड़े से समय में अगर आप पूरे देश भर के अपने आरजेएस फैमिली से मिल लेते हैं तो ये अपने आप में एक अद्भुत प्रयास है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप पॉजिटिव सॉन्ग पहले भी सुन रखे हैं, इसी से शुरुआत करते हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, मशाल जलाएं, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जी हाँ, तो इसमें जागिए और जगाइए, ये दोनों चीज़ करना है। और आपको ये बता दें कि जो आरजेएस का ये जो यूट्यूब चैनल है 502, आज 500 का आंकड़ा जो है वो पार हो गया। ये आप देख रहे हैं 502, ये आंकड़ा पार कर गया है। ये सब आप लोगों की मेहनत है। हम लोगों को 5000 तक जाना है। आरजेएस फैमिली पूरी, जब इस कार्यक्रम अपने आप जो आप लोगों की रिकॉर्डिंग्स है वो उनके पास, आपके पास पहुंचेगी तो आप लोग उसको देख। कुसुम सिंह जी जय हिंद, आप जुड़ी हुई हैं, और प्रांजल श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। और आप लोग अगर, क्योंकि ज़्यादा बातचीत करने का ये प्रोग्राम बनाया गया है, जैसे प्रांजल हैं, मैं उनको ऐड कर रहा हूँ। प्रांजल जी आप देखिए ऐड हो रहे हैं, तो हम लोग बातचीत करेंगे। और आज आपने ये खबर भी भेजी है, आपकी खबर आ गई है, आप ऐड हो रहे हैं। संज्ञान दृष्टि ने एक खबर भेजी है, जब तक ऐड हो रहे हैं तब तक आपको हम ये पहुंचा दें। ये संज्ञान दृष्टि, जिसके संपादक हैं प्रांजल श्रीवास्तव, ये इन्होंने अपने संज्ञान दृष्टि अखबार में ये खबर प्रकाशित की है। और सभी जो उपस्थित थे डिग्निटरीज और जो अपने आरजेएस राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन से जुड़ गए चिकित्सक और दिवंगत डॉक्टर के अग्रवाल का परिवार, कहा सकारात्मकता में है शक्ति और इम्यूनिटी। ये थोड़ी देर की कोशिशों से ही हम लोग एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। सविता सहाय जी जय हिंद। और प्रांजल जी आपको ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ डिक्लाइन हो गए हैं। एक बार और शुरू करते हैं। सविता जी का भी आ गया है। हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे जो लोग जुड़ेंगे उन लोगों के परिचय से। वो लोग अपने जुड़ेंगे और अपना परिचय देंगे, कहाँ से जुड़े हैं और सकारात्मक भारत आंदोलन को किस नज़रिए से देखते हैं। ये फेसबुक लाइव का
एक दूसरे से परिचय कराने का ही मकसद हो गया है। और ये जो खबर है वो सब हम दिखाएंगे आप लोगों को। प्रांजल जी, एक बार फिर आपको ऐड करने की कोशिश हो रही है। टेक्निकल चीजें हैं और वो हम लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश करते रहना ये हम लोगों के हाथ में है, प्रयास करते रहना। इसीलिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रयास करते रहना, ये डिक्लाइन हो गए हैं। और अब हम सविता सहाय जी को ऐड कर रहे हैं। सविता सहाय जी, देखिए आप ऐड हो जाएंगी तो अपना परिचय के साथ आप बताएंगे कि किस नजरिए से आप सकारात्मक भारत आंदोलन को देखती हैं। और ये जय हिंद आप लिख रही हैं तो निश्चित रूप से देश से कनेक्ट कर रही हैं। तो देश से कनेक्ट करना और अपने परिवार से कनेक्ट करना, लेकिन अभी ऐड नहीं हुए हैं। तो आइए, अखबार जो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस पर जो वेबिनार किया गया था उसमें कई अखबारों ने खबर दी थी और ये पोस्टर जारी किया गया था। तो मैं अखबारों को भी रूबरू कराता हूँ आप लोगों से। ये डॉक्टर साहब के नाम का एक अवार्ड जो है ना, आरजेएस भारत उदय डॉक्टर के अग्रवाल मेमोरियल अवार्ड, ये शुरू किया गया था और कई अखबारों ने इसको खबर दिया था। वन बाई वन आपको हम दिखाना चाहते हैं। जैसे ये हरियाणा ज्योति ने खबर दिया था, चिकित्सक दिवस पर डॉक्टर के अग्रवाल के नाम आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान होगा घोषित। ये पहले आया था। और ये आपको ये जो अखबार है ये है समाचार निर्देश, चिकित्सक दिवस पर डॉक्टर के अग्रवाल के नाम आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान होगा घोषित। ये मतलब पूर्व में ये आया था, पहले छपा कार्यक्रम से। और वीर अर्जुन, सांध्य वीर अर्जुन ने छापा, चिकित्सक दिवस पर डॉक्टर के अग्रवाल के नाम आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान होगा घोषित। मतलब देश को ये सूचना हो गई है, संज्ञान दृष्टि के बारे में आपको बता दिए। और ये जो लोग इसमें शामिल हुए थे उन लोगों की बेहतरीन तस्वीर इसमें लगाकर और सभी ग्रुपों में, आरजेएस के कई ग्रुपों में ये वायरल किया गया। और ये देखिए, आरजेएस भारत उदय डॉक्टर के अग्रवाल मेमोरियल अवार्ड का जुलाई का ये कैलेंडर के साथ डॉक्टर साहब का एक सम्मान किया जा रहा है। हरियाणा ज्योति ने दोबारा भी इस खबर को लिया है कार्यक्रम होने के बाद। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये डॉक्टर के अग्रवाल जी की धर्मपत्नी है, डॉक्टर वीणा अग्रवाल जी, और ये नरेंद्र सैनी जी हैं, और बिजौन मिश्रा जी, डॉक्टर बीसी कटोच, और डॉक्टर गिरीश त्यागी जी, और डॉक्टर वनश्री जी, ये सब लोग आए थे। और डॉक्टर के अग्रवाल की सुपुत्री नैना अग्रवाल जी भी आई थी। वो सारी खबर जो है वो लोगों ने दिया था। तो ये है हम लोगों का। और हम लोगों के सूचना प्रभारी, सूचना केंद्र के प्रभारी भी जमशेदपुर और पटना के इसमें जुड़े थे और काफ़ी लोग जुड़े थे, पत्रकार वगैरह। ये देखिए पोर्टल पे भी, ये यूट्यूब पे खबर लगी, प्रोफेसर बिजौन मिश्रा एड्रेस आरजेएस फैमिली ऑन डॉक्टर्स डे वेबिनार। तो इस तरह से हम लोग इसको, इम्यूनिटी पे जो चर्चा हुई थी इस वेबिनार में, और इसी खोसला ने एड्रेस किया था 10 मिनट का, लेकिन लोगों को बहुत अच्छा लगा तो वो 20 मिनट तक चला। और इस तरह से ये पोर्टल वगैरह पे और पत्रकार मित्रों ने, डेली डायरी ने, खबर संसार ने, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया और ये सब यूट्यूब पे इस खबर को लगाया गया। और दर्पण टाइम्स ने ये खबर दी, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया। और इसके अलावा डेली हंट ने भी खबर दी, डेली हंट पे खबर लगी है, खबर संसार पे। तो ये सब अखबार, मीडिया, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, सबने मिलकर इस डॉक्टर्स डे को सफल किया। और हम लोगों ने जताया कि डॉक्टर्स समुदाय जो हैं वो कोरोना योद्धा हैं। सचमुच में डॉक्टर हैं तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग स्वस्थ हैं, गारंटी एक होती है कि चलो बीमार हैं तो कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब तो हैं, तो ये बात हो जाती है। एक बार और हम कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपको यहाँ पे ऐड कर लिया जाएगा, आप लोगों को ऐड कर लिया जाएगा जैसे ही रिक्वेस्ट भेजेंगे। अब हम अपने आरजेएस फैमिली के जिनका फेसबुक लाइव था, प्रेरणा दर्पण साहित्य मंच की साप्ताहिक प्रस्तुति होती है, उसमें साहित्य को लेकर चर्चाएं होती हैं। आरजेएस फैमिली से जुड़ी हुई जो डॉक्टर कीर्ति काले राष्ट्रीय कवियत्री हैं, वो अध्यक्ष हैं प्रेरणा दर्पण साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच के, और इसके साथ साथ डॉक्टर शुभ्रा संगठन सचिव हैं, और हरिप्रकाश पांडे जी महासचिव, ओम प्रकाश कालत्याने उपाध्यक्ष हैं। और इसमें आज की जो मेहमान थी मेजर डॉक्टर प्राची गर्ग,
ये डॉक्टर के अग्रवाल साहब के साथ भी थी, और ये कविता भी, और ये करगिल का जब युद्ध हो रहा था तो उस समय भी ये जो क्लिनिकल सपोर्ट होता है वो सेना की टीम के साथ गई थी, मेजर डॉक्टर प्राची गर्ग। तो ये आरजेएस फैमिली में है, महिला ग्रुप बन गया है, आप जानते हैं। तो आइए थोड़ी सी कविता सुनाते हैं, फिर उनके बारे में थोड़ा सा, हालांकि टेक्निकल थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन आरजेएस फैमिली हैं, और आरजेएस फैमिली की जैसे प्राची गर्ग, आप जानिए कि डॉक्टर प्राची गर्ग डॉक्टर कीर्ति काले राष्ट्रीय कवियत्री हैं, काफी लोग जानते हैं, और वो मुख्य अतिथि थी। महिला दिवस का कार्यक्रम जब दिल्ली में किया गया था तो डॉक्टर कीर्ति काले मुख्य अतिथि थी, आई थी वो उस कार्यक्रम में। तो आइए डॉक्टर मेजर डॉक्टर प्राची गर्ग की कविता को एक रूबरू होते हैं आरजेएस फैमिली से। मैंने छुड़ाया यम, तुमने दिए नियम, मैंने छुड़ाया यम, तुमने दिया कानून, पर मैंने दिया सुकून। तुमने दिया कानून, पर मैंने दिया। मैं बता रहा था थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, और कोई बात नहीं, यहाँ भी देखिए सुकून। लाइट चली गई। तुमने जिया जीवन, पर मैंने दिया जीवन। तुमने जिया जीवन, पर मैंने दिया जीवन। ये मैंने ऐसा किया जी। और ओम प्रकाश जी, थैंक यू। ओम प्रकाश वैष्णव जी हमारे साथ जी। पारुल गर्ग जी दुनिया भर की जो आए हैं जी हाँ, तो इस तरह से प्रावधान आता है, लेकिन हम लोगों को आगे बढ़ना है। मेजर डॉक्टर प्राची गर्ग, इनका फेसबुक लाइव, और घनश्याम तिवारी जी, जय हिंद जय भारत। पाशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बातचीत ज्यादा करेंगे और आप लोगों का परिचय कराएंगे। अभी मैं ऐड कर रहा हूं सुरजीत सिंह दिदेवार जी का, जिनका कि रोज आप लोग आरजेएस फैमिली में सुनते होंगे सकारात्मक विचार श्रृंखला लगातार कनेक्ट। जय हिंद सुरजीत सिंह दिदेवार जी, आप ऐड हो गए हैं। जय हिंद जी। थोड़ा सा कैमरे में ऊपर आ जाइए, आपका चेहरा छुप रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए एक जगह। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट क्लास हो गया है जी, अच्छा हो गया है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और आज के दिन आपकी तो डेली आरजेएस फैमिली सुनती है अनमोल विचार, और उससे निश्चित रूप से जो लोगों का सुबह है वो बहुत अच्छा आजकल निकल रहा है। आरजेएस फैमिली से में आपके जुड़ने से एक सकारात्मक संदेश डेली हम लोगों को मिल रहा है, और ये भारत के इतिहास में दर्ज होगा कि आप इतनी मेहनत करके रोज सुबह एक ऑडियो जो है जारी करते हैं। आरजेएस की टेक्निकल टीम उसको बनाकर यूट्यूब पे लोड करके और सब लोगों तक वायरल करती है। सभी आरजेएस के जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं सब जगह भेजा जाता है। तो हम लोग ये नहीं कहना चाहेंगे कि हम लोगों के अभी 502 ही सब्सक्राइबर हैं, लेकिन हम लोग 5000 हैं, और जिस दिन ये जागृति आ जाएगी तो हम लोगों की यूट्यूब चैनल जो है 5000 लोगों तक लगातार पहुंच जाएगी। ये 5000 वो लोग होंगे जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए लोग होंगे। ये वो लोग नहीं होंगे जिनको हम लोग नहीं जानते हैं, बल्कि वो लोग होंगे जो इस 20 ग्रुपों में जुड़े हुए लोग होंगे। तो आज के दिन आरजेएस फैमिली को क्या कहना चाहेंगे? और इस समय तो फेसबुक फ्रेंड्स भी जुड़े हुए हैं, जैसे फेसबुक फ्रेंड्स में घनश्याम तिवारी जी जय हिंद जय भारत लिख रहे हैं। तो सुरजीत सिंह दिदेवार जी, आज क्या संबोधन में कहना चाहेंगे, क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? मैं आज का दिन या स्पेशल दिन सभी होते हैं, और कोई एक दिन स्पेशल होता है, मगर मेरे पास पिछले 15-20 दिन से रोज ही कोई ना कोई कोरोना काल के अंदर घर के अंदर बैठ के डिप्रेशन के लोग आ रहे हैं, और 3 कॉमन बातें सब में हैं। एक तो उनका वेट लॉस हो रहा है, एक उनकी मेमोरी लॉस हो रही है, और एक उनका हाथ कांपना शुरू हो गया, और ज्यादातर लोगों का दायां हाथ कांप रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी आए हैं, मैंने उन्हें जो जो बताया है वो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। कारण ये है कि हम इससे बाहर आ चुके हैं और हम जीवित हैं। जब ये विचार आ जाता है तो हम उस परिस्थिति से बाहर आ चुके हैं। अब हमारा जीवन बहुत
अच्छा, सुगम और सहज होगा। जब ये विचार आता है तो मैंने उनको सबको उनका बैग जो है या कोई भारी चीज जो है बाल्टी के अंदर पानी भर के उन्हें उसी हाथ से उठाया तो कमना बंद हो गया। कारण यह है कि उनके भीतर वो विचार था मेरा हाथ काम रहा है, और जब उसी हाथ से वो लिखते हैं तो कामता है। जब मैंने वजनदारी चीज उठाई तो हाथ कामना बंद हो गया। मैंने कहा दिन के अंदर आप 10 बार ऐसे एक्सरसाइज करेंगे तो क्योंकि विचार ही दीदेवार हो, कहते मेरा विचार ही मेरा जीवन है और मेरे शरीर को भी वो काम करता है। मेरे भीतर बल जो है मेरे विचार पर आता है, और बिना दवाई के अगर ठीक होना है तो वो विचारों के द्वारा ही ठीक हो जा सकता है। बाहर की बीमारी बाहर से ठीक होगी, मैंने कुछ आहार लिया खाया और मेरा पेट खराब हो गया तो मैं बाहर से दवा ले लूं, पर मेरे विचारों द्वारा जो बीमारी हुई है वो बाहर से उसका पूरा इलाज नहीं हो सकेगा। मुझे अपने विचारों की ही दिशा बदलनी होगी। तो वैसे ही जैसे मैंने उनकी विचारों की दिशा बदली, एक तो उनकी मेमोरी लॉस होने से मैंने उनको उल्टा सीधा बताया कि जैसे इंक पार्ट है, आप इंक और पार्ट नहीं, इंक और काइट लिख दो और इनको याद रखो। जब ऐसी उल्टी सीधी चीजें कॉम्बिनेशन याद रखते हैं तो मेमोरी अपनी एक्टिव हो जाती है हमारी, जो सुप्त हो चुकी है नसिस। जो दवाइयों से होता है वो कुछ समय के लिए जागृत होती है, मगर इस प्रक्रिया से जब एक बार जागृत हो जाती है तो फिर वो पूरी तरह जागृत ही रहती है। ऐसा मैंने पिछले 10-15 दिन से रेगुलर कोई ना कोई आ रहा है और ये अध्ययन करा है। और हमारे जो जुड़े हुए हैं या दूसरे भी आरजीएस के अंदर जो लोग जुड़े हैं, उनके घर में या उनकी नॉलेज में कोई उनके मित्र संबंधी को कोई ऐसी हो तो मेरे से संपर्क करें या उसे ये प्रक्रिया बताएंगे। निश्चित रूप से पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि सकारात्मक सोच ही मेरे को नई दिशा देती है। मुझे नकारात्मक सोच को हटाना नहीं है। जब मैं नकारात्मक सोच को हटाता हूं तो मेरा ध्यान नकारात्मक पे ही रहता है, नकारात्मक को नहीं उठाना है। मुझे घर से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं निकालना है, मुझे कलर टीवी खरीद के लाना है। कलर टीवी आते ही ब्लैक एंड टीवी कब निकल जाएगा, ये विचार रखें कि मुझे कौन सा विचार बदलना है जिससे वो विचार मेरे में ना आए। तो मुझे किसी से नफरत है तो मुझे उसके गुण को देखना है तो नफरत बंद हो जाएगी। तो ऐसे विचारों से मेरे अंदर एक ताकत आएगी, ना मेरा हाथ कंपन होगा, ना मेरा वजन लॉस होगा और ना मेरा मेमोरी लॉस होगा। तीनों बिना किसी दवा के एक ही विचार से ठीक हो सकते हैं। ये मेरा आज के दिन में संदेश है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप लोग अगर कोई प्रश्न पूछना चाहें सुरजीत सिंह दीदेवार जी से तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं प्रश्न ले लूंगा। अभी जो आप लोगों की तरफ से एक प्रश्न आया था, जब वेबिनार में सुरजीत सिंह दीदेवार जी ने उस प्रश्न का जवाब दे दिया था, लेकिन आज फेसबुक फ्रेंड्स भी जुड़े हुए हैं। तो चूंकि बच्चों के स्कूल, खास करके दिल्ली की बात करना चाहें, पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है कॉलेज में, अपने स्कूल में, या फिर किस तरह से लॉकडाउन अनलॉक हो रहा है, धीरे धीरे मार्केट खुल रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो मन में जो डर जैसा लगता है दूसरे आदमी को देखकर एक डर जैसा लगता है। तो इन परिस्थितियों में कैसे अपने आप को एडजस्ट रखा जाए ताकि वो किसी को देखकर कहीं वो मेरे नजदीक ना आ जाए। ये एक डर जो है वो रास्ते में महसूस होता है। मेट्रो में काफी भीड़ को रोकने के लिए लाइन लग जाती है। अभी तो दिल्ली में मौसम ठीक हो गया, लेकिन धूप में लोग खड़े रहते थे। तो वो कैसे डर खत्म किया जा सकता है सड़कों पे? एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपने दो क्वेश्चन मिक्स कर दिए हैं, एक तो बच्चों का लिए और एक बड़ों के लिए डर के लिए। सो पहले बड़ों को डर के लिए कहूं कि हमारे को कोरोना किसी को एकदम छूने से नहीं होता है जब तक हम कुछ समय के लिए उसको ना छुएं। तो अगर भीड़ के अंदर वो टच हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पूरे कपड़े डले हुए हैं और हमारे को कोई ऐसा नहीं है, वो भी सही है, इसलिए घर से निकल रहा है। ये हमें मान लें कि आज कोरोना के पेशेंट जो हैं वो घर से बिल्कुल ही नहीं निकल रहे, हमें ये मानना होगा। और जो निकल रहे हैं वो अपने आप को सही मान रहे हैं, टेस्टेड है, वो भी कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं, क्योंकि दूसरी वेव के अंदर सभी के अपने अपने संदेश हैं कि सभी के घरों से या उनके जानने वाले पहचानों से उन्होंने अपनी जान गंवाई। इसलिए जैसे मैं सुरक्षित चल रहा हूं वैसे ही वो भी सुरक्षित चल रहा है। जैसे अगर मैं सड़क पे गाड़ी चलाता हूं तो हर कोई गाड़ी अपने ध्यान से चलाता है तो एक्सीडेंट नहीं होता। अगर टच हो गया तो ये विचार निकाल दीजिएगा, निश्चित रूप से वो भी अपनी सेफ्टी के लिए चल रहा है। हम दूसरे पे भरोसा करें, दूसरे पे शक ना करें और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि जैसे मैं बचाव में कर रहा हूं तो मेरा साथी जो मेरा सहयोगी मेरे साथ जा रहा है, मित्र है या कोई और अनजान है, वो भी अपने आप को प्रिकॉशन से चल रहा है। जैसे सड़क पे गाड़ियां चलती हैं वैसे ही हमें चलना चाहिए। ये डर बिल्कुल सोच नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात जो बच्चों के लिए कही आपने,
कि मैं अपने बच्चे अगर छोटे होते या मेरे तो मैं स्कूल जाने के लिए टीचर को बोलता बुलाइए, क्योंकि आज का बच्चा इतना समझदार है कि वो प्रिकॉशन पूरी तरह लेगा। वो घर के अंदर आज अगर लैपटॉप पर बैठ के क्लास अटेंड कर रहा है तो स्कूल में भी वो पूरी तरह करेगा। फिर सभी स्कूल के अंदर माँ बाप छोड़ के आते हैं, या उनकी बस है या अपनी पर्सनल कन्वेंस है, इसलिए वो मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। पूरी हिफाजत है। स्कूल के अंदर टीचर बच्चों पे विश्वास करें कि बच्चे भी डिसिप्लिन रखते हैं, बच्चे कोई शरारत नहीं, कि यंग उनकी एज बहुत ज्यादा बैलेंस है। इसलिए ये मैं सरकार से भी कहता हूं कि बच्चों पे विश्वास करके स्कूल खोलें और रिजल्ट देखें। और इसके लिए एक ही नियम है कि जो अपने पेरेंट्स को भेजना चाहे वो भेजे, जबरदस्ती मत करें। ना किसी की एब्सेंट लगाएं, ना किसी की प्रेजेंट लगाएं। सिर्फ 15 दिन के लिए आप देख लीजिए और रिजल्ट 101% सही और सही आएगा। और जैसे ही बच्चे जाएंगे तो अभिभावकों का और पेरेंट्स का दोनों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बच्चे भी आज 1.5 साल से घर में बैठे हैं, उनके अंदर भी उनको भी एग्जिट चाहिए, उनको भी ब्रीदिंग चाहिए, वो घर में दबे बैठे हैं। तो मेरे हिसाब से स्कूलों को भी खोल देना चाहिए और बच्चों पे ज्यादा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी आने वाली जनरेशन है और वो खुद अपनी हिफाजत करने के लिए पूरे रूप से तैयार है। आज 10 साल का बच्चा हर एक चीज समझता है। हमारे जमाने के अंदर इतना व्यू नहीं था, आज तो बच्चों के पास हर इंफॉर्मेशन है। इसलिए बच्चों पे विश्वास करना ही हमारे लिए सही और सही रास्ता है। और मैं सरकार से भी और अभिभावकों से भी और टीचरों से भी निवेदन करता हूं कि आप स्कूल खोलने के लिए प्रयास करें। धन्यवाद जी। जब सब चीज खुल रहे हैं तो शिक्षा क्यों बंद रहेगी? शिक्षा भी लोगों को मिलनी चाहिए। और यहाँ पे कोई क्वेश्चन अगर आप लोग लिखेंगे तो आपको जवाब अभी इमीडिएट मिल जाएगा, लाइव मिल जाएगा। और एक आप लोगों की तरफ से ही सवाल है, डॉक्टर सुरजीत सिंह दीदेवार जी से जानना चाहेंगे कि ये जो सकारात्मक भारत आंदोलन है जिससे आप जुड़े हुए हैं, तो ये शरीर पर किस तरह से काम करता है? शरीर पे मेरा विचार काम करता है और सकारात्मक विचार ही मेरे शरीर पे काम करेगा। मेरी जब भी मैं कुछ भी कार्य करने के लिए उठता हूं तो मुझे उठने से पहले मेरा विचार होता है कि मुझे आज गाड़ी पकड़नी है, उस दिन तो मैं उठ जाता हूं। तो शरीर काम करता है ना जब मेरे विचार से आता है। और आज मेरी छुट्टी है, ये विचार आता है तो शरीर काम करना बंद कर देता है, सुस्ती आ जाती है। तो सकारात्मक मेरी अगर विचार है तो मेरी दिशा भी और दशा भी दोनों सही है कि आज तो मेरा जीवन का भी और मेरे शरीर का भी नुकसान होगा। इसने ऑटोमेटिकली करना है। जिस प्रकार मैं अपने घर के अंदर घुसकर एक स्विच ऑन करता हूं, लाइट जलाते ही अंधकार खत्म हो जाता है और मुझे पता है मेरा सोफा कहाँ है, कुर्सी कहाँ है, फ्रिज कहाँ है, सब नजर आ जाता है। और अंधेरे में मुझे बताना पड़ता है और ढूंढना पड़ता है। तो सकारात्मक सोच मेरे शरीर को, मेरे जीवन को ऑटोमेटिकली काम करेगी। उसका दायित्व बनता है। मेरा फर्ज सिर्फ इतना है कि मैं अपनी सोच की दिशा को बदलूं, सकारात्मक सोच बनाऊं। बाकी काम ये मेरा विचार करेगा, ये दायित्व उसका ऑटो मोड में मुझे लाना है। और जैसे मैं ऑटो मोड लाऊंगा, मैं अपने जीवन के अंदर दिशा और दशा का बदलाव कर पाऊंगा। और सकारात्मक सोच कैसे आती है? ये मेरे भीतर आती है। मुझे जब प्यास लगती है तो मैं क्या करता हूं, जब मुझे सुबह जो है वॉशरूम जाना है या दिन में कभी जाना है तो मैं कभी सुस्ती करता हूं, मेरे भीतर से ही वॉशरूम प्रेशर करता है और मैं बाथरूम में चला जाता हूं। तो मेरा शरीर काम करता है नहीं करता? मुझे जब भूख लगती है तो कौन बताता है? मेरे भीतर ही बताता है। सो मेरे भीतर ही मेरा सब कुछ है और मैं भीतर कौन सा विचार दूं, वो विचार मेरे भीतर काम करेगा। ये अगर दायित्व मुझे निभाना है और मेरा विचार भीतर से मुझे मेरे शरीर को काम करेगा और सही दिशा में जाएगा तो मेरी दिशा भी सही होगी और मैं अपने लिए नहीं समाज के लिए भी एक सही राह दे पाऊंगा। ऐसा मैं सहयोगी बन सकता हूं। अपना पहले सहयोगी बने, क्योंकि तीमारदार वही हो सकता है जो बीमार नहीं है। बीमार किसी को तीमारदार नहीं कर सकता। इसलिए मेरी सोच सकारात्मक है, इसलिए मैं दूसरे की दिशा को बदल सकने में सक्षम हूं। अगर मैं ही खुद डिप्रेशन में हूं नकारात्मक सोच के ऊपर, तो मैं दूसरे को क्या करूंगा? ये सोच बदलनी है कि मैं अपने लिए नहीं, मैं जगत के लिए भी जी रहा हूं। ऐसा करेंगे तो मेरा शरीर काम करेगा ही। धन्यवाद जी। तो सुरजीत सिंह दीदेवार जी से आपने ये चीजें सुनी। अब यहाँ पे जुड़े हुए लोगों से मैं चाहूंगा कि वो लोग यहाँ ऐड हो सकते हैं। आप लोग रिक्वेस्ट भेजे हैं, यहाँ पे हम ऐड कि आप ज्वाइन करें, तो आप ज्वाइन वाला बटन दबा दीजिए, आपके स्क्रीन पे होगा।
तो यहाँ पे ऐड का बटन आएगा। डोगरा साहब, SS डोगरा साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं IP यूनिवर्सिटी में और मीडिया कर्मी हैं। तो अगर कोई यहाँ पे जुड़ना चाहें तो हम आपको जोड़ लेंगे। दीदेवार साहब आप बने रहिएगा, तब तक हम आगे चलते हैं। और डोगरा साहब लिखते हैं कि बहुत खूब आदरणीय, आपके सकारात्मक विचार आप वास्तव में सराहनीय है। दीदेवार साहब आपकी तारीफ कर रहे हैं डोगरा साहब। धन्यवाद। तो लिखते हैं मेरा मैसेज था कि सम्मान से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अपमान से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं धन्यवाद कर सकता हूं। सम्मान तो होना ही है, सही चीज का ऑटोमेटिकली होना है। अगर मैंने कुछ गलत करा है तो अपमान मिलेगा, सही करा तो सम्मान मिलेगा। अगर सम्मान चाहिए तो सही कार्य करें, और सही कार्य करने के लिए स्वयं से पहले ईमानदारी करें। अगर आपको गलत लग रहा है तो मत करें, आपको सही लग रहा है तो करें। अरे उससे क्या पता लगेगा, मैं चाहे गलत करूं। तो अपने से बेईमानी करने वाले को कभी भी सराहनीय नहीं हो सकता। स्वयं अपने से ईमानदारी करने वाले को कभी अपमान नहीं होगा। ये भी एक आपके स्वयं से ईमानदार बनो, स्वयं से ईमानदार बनो, स्वयं से ईमानदार बनो। अच्छा दीदेवार जी, रोज आपका एक वीडियो ऑडियो जारी होता है और यूट्यूब पर लगता है, और आज आपने इसी मान अपमान पे जो ये पॉइंट है, आज इसी विषय पर आपने कहा था। हाँ। तो एक बार लाइव हमारे फेसबुक फ्रेंड्स भी जुड़े हुए हैं, तो उनको हाँ। वो बता दीजिए कि मान अपमान से भी जो परे होता है, कुछ ऐसा ही आपने बोला था कि वो जिंदगी में आनंद उठाता है, कुछ ऐसा ही था। उसको जरा सा आप डिस्क्राइब कीजिए, क्योंकि फेसबुक फ्रेंड्स भी जुड़े हुए हैं, शायद उन तक ये जिसको सम्मान मिलता है वो सहज जो लेगा सम्मान, वो अपमान में कभी क्रोधित नहीं होगा। और अगर अपमान इतना अधिक हो गया और उसे क्रोध आ भी गया तो उसके शब्दों में कभी कठोरता नहीं होगी। वो सहज और निर्मल में अपनी क्रोध दिखाएगा, अपनी अस्वीकार सिखाएगा। और वैसे हमारे जीवन के अंदर जैसे ही हम किसी घटना को, मान हो, सम्मान हो या अपमान हो, सहज स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे भीतर सहजता आती है। और सहजता आने से मेरी मन और बुद्धि दोनों सही कार्य करते हैं। और जिसने मेरा अपमान करा है वो भी सम्मान करना शुरू हो जाता है, अगर मैंने उसके अपमान को सहज ले लिया। ये हर व्यक्तिगत अपने जीवन में अनुभव करे। मैंने एक बार नहीं कई बार अनुभव करा है कि किसी ने मुझे गाली भी दी है तो मैंने उसे स्वीकार कर ली कि बेचारा जो है और कुछ दे नहीं पा रहा, उसने दे दी और मैं स्वीकार कर ली, अब शांत हो जा। जैसे ही मैं शांत होता तो वो माफी मांग लेता, जी वो गलती से मैंने आपसे कह दिया है। अगर मैं एक्शन का रिएक्शन दूंगा तो बात बन जाती है। और एक बात और बताते हैं, प्रकृति नियम के अंदर किसी भी व्यक्ति के अंदर आज तक कोई इतना बलशाली हो नहीं सका कि 120 सेकंड से ज्यादा क्रोध कर सके। हम उसके क्रोध को 5 सेकंड बाद 10 सेकंड में एक्शन का रिएक्शन देते हैं तो 2 घंटे तक क्रोध करता है। सिर्फ आपको कुछ पहले 30 सेकंड उसके क्रोध को, उसके वचनों को सुनना है, वो शांत हो जाएगा। प्रकृति ने किसी मानव को ये शक्ति नहीं दी है लगातार 2 घंटे क्रोध कर सके, 2 मिनट क्रोध कर सके। और इसीलिए ये मैंने भी क्रोध करने की बड़ी कोशिश करी, तो मैं भी 30-45 सेकंड में उससे आगे नहीं चल पाया। और कोई आप अपने आप को देखेंगे, जब आप किसी से क्रोधित हुए तो कुछ सेकंड में आप थक जाएंगे, आपकी जबान ठठठाने लगेगी, आपकी सांस फूलने लगेगी। ऐसा दूसरे व्यक्ति की बात होगी। और जब आप ही हो गए तो ये मानिए कि वो व्यक्ति भी कुछ सेकंड में शांत हो जाएगा। मुझे सिर्फ शांति से सुनना है, उस समय मुझे संयम रखना है। वो शब्द जो है वो क्या कह रहा है मुझ पे इफेक्ट ना हो, क्योंकि मैं स्वयं का स्वामी हूं। अगर मुझे उनके शब्दों का इफेक्ट हो गया तो वो मैं उसको स्वामी बना दिया और खुद गुलाम हो गया। और गुलाम की जिंदगी कैसी होती है, मेरे को कोई सम्मान दे या अपमान दे, मैं स्वामी हूं, उसको मैंने कैसे लेना है, स्वीकार भाव से या स्वीकार भाव से। ये निर्णय जब हम लेंगे तो हमारे जीवन के अंदर क्रोध एक टूल का काम करेगा, मगर हमारे लिए नुकसान का काम नहीं करेगा। और ये एक प्रक्रिया है, आप अपने जीवन में उतार के देखेंगे, निश्चित रूप से जो मैंने कहा है वही आप परिणाम पाएंगे। धन्यवाद। अच्छा दीदेवार जी, आपसे एक निवेदन है कि रोज ऑडियो दीदेवार सकारात्मक विचार श्रृंखला, ये रोज लोगों को देखने मतलब सुनने को मिल रहा है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि रूबरू कैसे हों, मतलब देखें कैसे, मतलब आपको बोलते हुए। जैसे आज फेसबुक लाइव में फेसबुक फ्रेंड्स और आरजेएस फैमिली जुड़ी हुई हैं तो आपको देख रही हैं, तो उसी तरह से कुछ ऐसा सिलसिला अगर शुरू आप करें कि वीडियो में, जैसे सुबह में ऑडियो में सुन लिया गया, लेकिन हफ्ते में या शाम को या जब, मतलब एक वीडियो भी आप 4-5 मिनट की बनाकर कुछ समसामयिक विषयों पे, जिन विषयों पे जैसे आज समसामयिक विषयों पे आपने जानकारी दी और अवसाद से
और एक बीमारी जो लोगों के अंदर है वो कैसे प्रैक्टिकली वो ठीक हो सकते हैं, आपने ठीक भी किया, एक मरीज थे। तो ऐसी ही कोई वीडियो 4-5 मिनट की क्या हमारे आरजेएस टेक्निकल टीम को मिल जाएगी, ताकि इसको बिल्कुल लोगों मैंने तक लास्ट पहुंचाया टाइम जाए? मैंने लास्ट टाइम भी आपसे ये कहा था कि सोमवार से शनिवार को ऑडियो आ रही है और इतवार को 5 मिनट की वीडियो आया करेगी, हफ्ते में एक बार। और जो भी क्वेश्चन इन 5-6 दिनों में आएगा, आप मुझे अगले इतवार के लिए प्रश्न दे देंगे, मैं उसका संक्षेप के अंदर पूरे विस्तार से आंसर दूंगा। वो चाहे 8 मिनट की वीडियो हो, 10 मिनट की वीडियो हो, मैंने पूरा, क्योंकि मैं यहाँ पे संक्षेप उत्तर देता हूँ, विस्तार से दे नहीं पाता। एक ही प्रश्न लूंगा और उसका पूर्ण रूप से उसका वीडियो के माध्यम से आंसर दूंगा, और आपको जैसे ये ऑडियो जा रही है वैसे वीडियो आएगी। और लोगों को सप्ताह में एक दिन का रखिएगा, वो संडे के दिन रख लीजिए, और सोमवार से शनिवार को ऑडियो है, और उससे जुड़े हुए जो भी एक प्रश्न आएगा वो आप मुझे दे दीजिएगा, उसी प्रश्न का उत्तर देंगे। जिस प्रश्न का सबसे ज्यादा प्रश्न आए हैं उसी विषय को हम ले जाएंगे। और निश्चित रूप से आपका हुक्म सर्वमान्य है, सभी हम परिवार के सदस्य हैं, तो सभी अपना का दायित्व निभाएंगे। मेरे को जो आपने दिया है मैं उसको निश्चित रूप से निभाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास था कि सकारात्मक जवाब भी आएगा। और देखिए, डोगरा जी लिख रहे हैं, आदरणीय मन्ना जी आपका सुझाव अच्छा है, सुरजीत जी हमारे देश की अनमोल धरोहर हैं। आरजेएस फैमिली के डोगरा जी हैं, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और दिल्ली में रहते हैं। और इन्होंने आरजेएस के राष्ट्रीय सम्मान जो है वो अपने दादाजी की स्मृति में, जो हिमाचल प्रदेश के निर्माता हैं, निर्माता जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, उनके नाम का घोषित किया अपने दादाजी के स्मृति में। कितने बड़े, मतलब ये लोग मतलब अपने परिवार को साथ में लेकर चल रहे हैं और देश को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। तो उन्होंने आपको, आपकी तारीफ की है, आपको कह रहे हैं आप देश की अनमोल धरोहर हैं। धन्यवाद। आपने ऐसा समझा है, आपका बड़प्पन है, मैं आपका शुक्रिया करता हूं। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग, या डोगरा जी आप लाइव आए, अपने कैमरे में देखिए, एक आएगा ऑप्शन जिससे कि आप लोग जुड़ सकते हैं। और दिदेवार जी अगर समय हो तो आप बने रहिएगा, और हम लोग आगे स्वामी विवेकानंद जी पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप लोग हाँ, ऐड मैं कर रहा हूं डोगरा जी को। डोगरा जी आपको मैं ऐड कर रहा हूं, और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के आप भेंट करता हैं। और जी डोगरा जी, जय हिंद। हाँ, आप जुड़ गए हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी तस्वीर आ रही है। बिल्कुल अच्छी तस्वीर, जय हिंद, बहुत अच्छी तस्वीर आ रही है। डोगरा जी, ये बातें तो हो गई अध्यात्म की। हम लोग विवेकानंद के बारे में भी चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने अमेरिका में जाकर भारत की जो संस्कृति है उसका पताका फहराया था। आखिर कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसे गट्स होंगे, और युवाओं के लिए वो बड़े आदर्श व्यक्तित्व रहे हैं। और 4 जुलाई आप जानते हैं कि पुण्यतिथि है, 4 जुलाई विवेकानंद जी के बारे में। उन पर हम लोग चर्चा करें कि ऐसे व्यक्तित्व भारत में हैं, तो युवाओं को इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है। ऐसे लोगों के आदर्श, ऐसे लोगों के जीवनी को पढ़ना चाहिए। देखिए मन्ना जी, आपने, पहली बात तो मैं आपका शुक्रगुजार करना चाहूंगा कि आपके सानिध्य में बहुत कुछ सकारात्मक, पता नहीं कितने आत्माओं को आप जो है सकारात्मक सोच में कितना उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपके कार्यक्रम के अंदर जो भी लोग जुड़ते हैं, अभी ये सुरजीत जी का मैं पिछला भी जो है 2-1 ऑनलाइन उसमें मैं जुड़ा हूं आपके उसमें, और मैंने उनको जो देश की अनमोल धरोहर कहा है उसके पीछे बहुत बड़ा तर्क है। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर भी मैं आऊंगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। और आपको एक चीज और बता दूं, मैं उनके वेलूर मठ भी होकर आया हूं। कोलकाता के अंदर वेलूर मठ जगह है जहां पर की बहुत बड़ा संग्रहालय है, वहां उनकी कुछ चीजें वहां पर आज भी म्यूजियम में उपलब्ध हैं। तो जहां तक मैं पहले, क्योंकि सुरजीत जी की बात मैं जरूर इस विषय पे पहले लाना चाहूंगा, फिर मैं स्वामी जी के ऊपर भी बात करूंगा, क्योंकि स्वामी जी तो हमारे देश का बहुत बड़ा गौरव थे, हैं और आगे भी रहेंगे।
सुरजीत सिंह जी की एक बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी पीछे, जब उन्होंने सुनील भनोट जी का जो आपने, वो भी एक आपने बहुत ही मतलब एक ऐसा कार्यक्रम कराया कि परिवार वाले भी क्या, आपके ऊपर तो पूरे देश को फक्र करना चाहिए कि लोग परिवार में तो जो करते थे क्रियाकर्म या इस तरह की रस्म करा करते थे, आपने सच में आरजेएस को वाकई परिवार वाला दर्जा दे डाला। जो भी बुद्धिजीवी इस आपके मिशन के साथ जुड़े हैं, मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं आप लोगों के साथ जुड़कर, और मैं आपका हमेशा जो आपकी विचारधारा, हर विषय पर आपकी सकारात्मक सोच, अच्छे लोगों को जोड़ना और उनके विचार जन जन तक पहुंचाना, डॉक्टर के अग्रवाल का भी आपने पीछे जो कार्यक्रम किया, तो वो सच में बहुत ही सराहनीय है। आप जैसे लोगों की आज जरूरत है इस देश को, विशेष तौर पर युवाओं को, जो कि 5th पिलर है। मैं बार बार बोलता हूं, 4 पिलर से काम नहीं चलने वाला। हम मीडिया को 4th पिलर कहते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं हमारे 5th पिलर की बहुत आवश्यकता है। और हमें ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर आप अगर यूथ की बात करें तो द 5th पिलर, आई ऑलवेज से कि 5th पिलर जो है वो यूथ है। अगर वो हमारी पौराणिक चीजों से, परंपरागत ट्रेडिशनल जो हमारी वैल्यूज हैं किसी भी तरह की, चाहे वो चिकित्सक पद्धति की बात करें या हमारे जो रीति रिवाज की बात करें, हमारी बोलियों की बात करें, हमारे कल्चर, संस्कृति, आर्ट, सब की बात करें, तो हमारी यूथ जो है, और एक सबसे बड़ा एक एडवांटेज क्या है ये 5th पिलर के अंदर, कि ये हमसे ज्यादा अलर्ट और ज्यादा जागरूक हैं टेक्नोलॉजिकली। और नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को पहचाना और इसीलिए युवाओं के लिए उन्होंने जो टेक्नोलॉजिकली जो प्रोत्साहित किया है, हालांकि ये भी फैक्ट है, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं और ना किसी एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं, इस विषय पे राजीव गांधी जी का जो योगदान है उसे हमारा देश ही नहीं विश्व जानता है। तो समय समय पर जिसने अच्छा काम किया वो आज नहीं तो कल चीजें एक्नॉलेज होती हैं। आज बेशक प्रधानमंत्री जी हो गए या कई जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, उन्हें उनका काम करने दें, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। ऐसा कोई भी देश का व्यक्ति नहीं है जिसने अपने देश के लिए अच्छा योगदान ना दिया हो। हर समय पर हर किसी ने, ये हमारी बहुत बड़ी, मैं डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, और बल्कि मेरा सौभाग्य है कि मेरी अभी जो नवीनतम पुस्तक आ रही है उसका जो है भूमिका उन्होंने लिखी है, मैं उनकी भी चीजें देखता हूँ। तो ऐसे लोग जो हैं आज की डेट के अंदर, जो ऐसे बुजुर्गवार, आप जैसे लोग, बल्कि आप तो एक ऐसे कैटेगरी में आते हैं जो आपने ये काम किया है आरजीएस वाला। मुन्ना जी, मैं सच्ची बता रहा हूं, हमारी मीडिया की फ्रेटर्निटी को तो पर्टिकुलरली आप पे गर्व करना चाहिए। आपने अकेले रहते हुए जितना काम किया है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। ये सच में बड़ा ही उल्लेखनीय, सराहनीय प्रयास है आपका। और जो जिम्मेदार पत्रकार लोग हैं, मैं उनकी भी प्रतिक्रियाएं आपकी पोस्टिंग पर देखता हूं, और उनकी प्रतिक्रियाएं वैसे ही नहीं आपको दी जाती। आपके अंदर जो सकारात्मक सोच है और जो आपने एक नई जागृति पैदा करी है, विशेष तौर पर क्योंकि मीडिया को लोग बहुत नकारात्मक निगाह से देखते हैं, तो आपने ये जो मिशन चलाया है और उसमें आपको बहुत कामयाबी भी मिली है और अच्छे लोग जुड़े हैं। मैं सुरजीत जी का एक बहुत सेंटेंस मुझे बार बार याद आ रहा है, जो पीछे उन्होंने सुनील भनोट जी की उसमें क्रिया में जो व्यक्त किया था, वो ये है कि हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। हम समाज ऐसा बनाएं कि जिसके अंदर जो योग्यता है वो अपने समाज में क्या योगदान दे सकता है। इसे मैं अंग्रेजी में क्या लिखता हूं, और ये बिल्कुल व्यवहारिक बात है मन्ना जी, मैं आपके, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने जो है कनेक्ट करा, और मैं आपके इस माध्यम से एक विचार प्रकट ये करना चाहता हूं कि पीपल जनरली एक्सप्लोर ईच अदर, दे नेवर एम्पावर ईच अदर। दिस इज द बिगेस्ट इशू, particularly in our Indian mentality. If you are capable, you should be given proper respect as well as exposure platform. अगर आज हम ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर अगर टैलेंट है तो उसको भाई मौका दो ना। अब आप जो काम कर रहे हैं, आपने
देखिए, डॉक्टरों की सलाह की बात करें, मेंटल उसकी एम्पावरमेंट की बात करें, आप हर विषय पे लोगों को जोड़ते हैं। योगा की बात करें, आप वो भाटिया साहब थैंक कौन थे, उनके यहाँ पर ले गए। थैंक यू तो डॉक्टर साहब, थैंक तो थैंक यू। ये सब तमाम बातें हैं। बाकी क्योंकि आपका ये मिशन है और आपने मुझे इसमें आज मौका दिया, और स्वामी जी के ऊपर जरूर मैं 2 बातें और बोलना चाहूंगा, फिर आप आगे कंटिन्यू करिएगा। स्वामी जी का जो अनोखा व्यक्तित्व रहा, उसके पीछे एक सबसे बड़ा लॉजिक ये भी रहा, और वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ भी रहा। और मैं इस बात के लिए अब आपके माध्यम से अपने स्टूडेंट्स को भी मैसेज दे रहा हूँ और पूरी कम्युनिटी को मैसेज दे रहा हूँ। हम जनरली ये बात करते हैं कि विदेशी भाषाएं, देखिए एक बात तो समझनी होगी कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी आत्मा हिंदी में होती है, और बिल्कुल हिंदी हमारी मातृभाषा है। लेकिन अगर आपने विश्व में अपनी पहचान बनानी है, तो अंग्रेजी का, खास तौर पर ये जो आने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बात कर रहा हूं, क्योंकि हम लोगों का समय तो मन्ना जी गुजर गया। आने वाले बच्चे जो हैं वो विदेशी भाषाओं पे किस लिए सीखें कि अगर एम्पावरमेंट की, अगर स्वामी विवेकानंद जी ने पहचान बनाई, अगर वो शिकागो में अंग्रेजी में भाषण ना देते तो शायद इतनी रिकॉग्निशन भारत को भी ना मिलती। और आज अगर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बड़े क्वेश्चन उठे कि वो विदेशी यात्रा करने का उन्हें शौक है, तो मेरे ये समझ में नहीं आता कि उन्होंने जो छवि भारत की बनाई है वो इसी वजह से बनाई है कि वो अंग्रेजी में भाषण देते थे वहां विदेशों में। मैं कभी भी अंग्रेजी का वैसे प्रमोटर नहीं हूं, क्योंकि मेरी भावनाएं भारत से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, मैं अंग्रेजी में भी लिखता हूं, अंग्रेजी में बात करना पसंद करता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये सबको पहले सबक सिखाया, उनके देश में उनकी भाषा बोली। और आपको गर्व होना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री पे कि जब वो हिंदुस्तान में आए तो विदेशी प्रेसिडेंट के सामने भी उन्हें हिंदी में भाषण दिया, उन्होंने ये जताया। और ये बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है, भाषा का जो है विस्तार। तो मन्ना जी, बस मैं इतनी ही बात करना चाहूंगा कि स्वामी जी को सैल्यूट है, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन करा, और ऐसे वक्त पे जबकि भारत को बहुत अच्छी पहचान नहीं थी विश्व स्तर पर। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसी आत्मा को जिनके से हम बहुत इंस्पायर होते हैं। और उदय मन्ना जी, आप भी किसी एक अच्छे व्यक्तित्व का, आपके अंदर कुछ खास एक ओरा है, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आपको भी दीर्घायु दे और इसी तरह से ऊर्जावान बनाए रखे, क्योंकि आपके ये जो मिशन है आरजेएस का, उसने वाकई ही बहुत से लोगों को सकारात्मक सोच और सकारात्मक मानसिकता को पैदा करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। मैं आपको पुनः जय हिंद करता हूं, और आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में, जो आपने हमारे पिता दादाजी की बात कही, तो वो आप ही का मार्गदर्शन था मन्ना साहब। आपने ही हमें गाइड किया, और वो हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा गौरवशाली क्षण होगा। जो आपने हमें जैसा गाइड किया, हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। जी, आपको रूबरू कराते हैं। आप और लोगों से रूबरू कराते हैं। डोगरा जी बने रहिए। जी हाँ, अब पाशीराम पासी जी कुछ कहना चाहते हैं, उनका रिक्वेस्ट आया है लेकिन आंसर नहीं आ रहा है। एनीवे, आप लोग अगर आप लोग भेजेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मैं यहाँ ऐड कर लूँगा। अब सीधा हम स्वामी विवेकानंद जी की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कल आप जानते हैं कि पुण्यतिथि है स्वामी विवेकानंद जी की, और स्वामी विवेकानंद जी को लेकर आरजेएस की टीम ने बहुत काम किया है, बहुत सारी बैठकें हुई हैं। एक बार उससे रूबरू करा लें आप लोगों को। स्वामी विवेकानंद जी पे सबसे ज्यादा अवार्ड जो है अगर घोषित हुए हैं आरजेएस के, तो वो हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी के उस पे। यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट आया हुआ है, उसको लेंगे। अभी मैं आप लोगों को रूबरू कराता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी का पुण्यतिथि है, कल पुण्यतिथि है, और आरजेएस फैमिली ने, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी के नाम का जो अवार्ड घोषित डॉक्टर ए के झिंगन और कमलेश झिंगन जी और डॉक्टर ए के झिंगन जी ने ये अवार्ड घोषित किया है। आप लोगों ये अवार्ड अपने माता पिता की स्मृति में।
इसके साथ साथ आपको दिखाना चाहेंगे कि ये अवार्ड जो है ये आशीष पांडे जी ने अपने दादाजी की स्मृति में स्वामी विवेकानंद जी का अवार्ड घोषित किया। ये मध्य प्रदेश में है, कटंगी बालाघाट। और ये आरजीएस ऑब्जर्वर स्वयं दीप माथुर जी, जो पूर्व निदेशक रहे हैं एमसीडी के और ओएसडी दिल्ली सरकार रह चुके हैं, उन्होंने अपनी स्वर्गीय धर्मपत्नी की स्मृति में स्वामी विवेकानंद जी का ये अवार्ड घोषित किया है। और जो ये प्रखर वार्ष्णेय जो आरजेएस स्टार हैं, उनकी माता जी श्रीमती विनय वार्ष्णेय जी अपने पति की स्मृति में स्वामी विवेकानंद जी का अवार्ड घोषित किए हैं। तो इस तरह से 4 अवार्ड स्वामी विवेकानंद जी के नाम का घोषित हो चुका है। और आरजेएस फैमिली ने कई सारे, अभी डोगरा जी को आप सुन रहे थे, डोगरा जी उस कार्यक्रम में आए थे जब मुनि इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन अशोक कुमार ठाकुर जी ने आरजेएस की बैठक कराई थी। इसमें जापान से डेलीगेशन आया हुआ था। ये आप देख रहे हैं, 2 जापानीज आए हुए थे इसमें अतिथि के रूप में, और डोगरा जी यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि देकर प्रोग्राम हुआ था। अब 37वीं आरजेएस सकारात्मक बैठक ये 12 जनवरी 2019 को स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पे मुनि इंटरनेशनल स्कूल मोहन गार्डन उत्तम नगर में संपन्न हुई थी। उसी तरह से अभी दीदेवार जी को आप सुन रहे थे। दीदेवार जी आप देखिए 2nd नंबर पर यहाँ पर हैं। तो ये स्वामी विवेकानंद जी के नाम आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित हुआ और विवेकानंद और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। 23 मार्च का ये कितनी तस्वीर है ये। और महिला दिवस के अवसर पे 3 कार्यक्रम किए गए थे। और ये इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर कीर्ति काले, जो राष्ट्रीय कवयित्री हैं, वो मुख्य अतिथि थी। और यहाँ पर डोगरा जी की मिसेज हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो ब्रह्म कुमारी, ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी संस्थान है पटेल नगर, उसकी हेड है, वो यहाँ पर उपस्थित थी। और विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि दी गई थी और साथ में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को श्रद्धांजलि दी गई थी। और विश्व पुस्तक मेला में ये द बुक लाइन, अभी सुनील भानोट जी की चर्चा चल रही थी। सुनील भानोट जी ने बैठक करी थी लगातार 2 साल लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देकर। और 12 जनवरी था तो यूथ डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड बुक फेयर में, विश्व पुस्तक मेला की आरजेएस बैठक में विवेकानंद और शास्त्री जी को एनबीटी निदेशक और द बुक लाइन के लेखक श्रद्धांजलि देंगे। एनबीटी की निदेशक भी आई थी इसमें, नीरा जैन जी, और ये कार्यक्रम हुआ था। तो इस तरह से और भी कई कार्यक्रम हुए हैं। ये मध्य प्रदेश की आरजेएस बैठक में स्वामी विवेकानंद और अंबेडकर के नाम आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान का लोकार्पण वो घोषित किया गया था। और ये सब अवार्ड हैं, 4 अवार्ड घोषित किए गए थे। तो ये दिखाने का मतलब है कि हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों और उन चीज़ों को पूरे देश भर में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जब भी ऐसे अवसर आते हैं तो हम लोग उनके ऊपर चर्चा करते हैं, जैसे आज चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारी बातें स्वामी विवेकानंद जी, क्योंकि युवाओं के पथ प्रदर्शक रहे हैं, युवाओं को समझना चाहिए। इधर उधर भटकने से अच्छा है कि विवेकानंद जी के बारे में कुछ ज्ञान हासिल किया जाए। जैसे विवेकानंद जी के बारे में बताना चाहें कि कोलकाता में 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ था। और नरेंद्र दत्त उनका बचपन का नाम था। बाद में स्वामी विवेकानंद हुए। और विवेकानंद की रुचि जो थी वो संगीत, साहित्य, दर्शन में बहुत रुचि थी। और तैराकी, घुड़सवारी और कुश्ती उनका शौक था। देखिए कितने चीजें जानते थे वो। स्वामी जी ने तो 25 वर्ष की उम्र में ही वेद, पुराण, बाइबल, कुरान, धम्मपद, तनख, गुरु ग्रंथ साहिब, दास कैपिटल, पूंजीवाद, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, साहित्य, संगीत और दर्शन की तमाम तरह की विचारधाराओं को पढ़ा था। वे जैसे जैसे बड़े होते गए सभी धर्म और दर्शनों के प्रति अविश्वास से भर गए। संदेहवादी, उलझन और प्रतिवाद के चलते किसी भी विचारधारा में उन्होंने विश्वास नहीं किया। लेकिन ब्रह्म समाज से उनका जुड़ाव हुआ और बहुत ही तेज बुद्धि के थे स्वामी विवेकानंद। और परमात्मा को पाने की लालसा ने ही उनको रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचा दिया और उनसे प्रभावित हुए और उनके साथ उनकी शरण में चले गए। वो कहानी आप जानते ही हैं कि आपने भगवान को देखा है और
रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हाँ मैंने देखा है। और इस तरह से गुरु और शिष्य एक तरह से आत्म साक्षात्कार हुआ और उसके बाद नरेंद्र परमहंस जी के शिष्य बन गए और प्रमुख शिष्य बने। और उनकी मृत्यु के समय भी स्वामी विवेकानंद मौजूद थे, ऐसी भी तस्वीर हम लोग देखते हैं। और बहुत ही तार्किक थे, और यही तर्क जो है वो हमारे युवा पीढ़ियों को, जो नए बच्चे हैं, उनको जानना चाहिए। वो नास्तिक थे, मूर्ति भंजक थे। रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा भी था कि कब तक बुद्धिमान बनकर रहोगे, इस बुद्धि को गिरा दो, समर्पण भाव में आओ, तभी सत्य का साक्षात्कार हो सकेगा, अन्यथा नहीं। तर्क से सत्य को नहीं जाना जा सकता है, विवेक को जागृत करो। विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस की बातें जम गई, बस तभी से वे विवेकानंद हो गए, और फिर उन्होंने कभी भी अपनी नहीं चलाई, रामकृष्ण परमहंस की ही चलाई। अब सीधा हम शिकागो की बात कर लेते हैं और उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करेंगे, और समय भी लगभग हो रहा है। शिकागो में जो भाषण हुआ था, ऐतिहासिक भाषण, सन 1893 में शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रही थी, और स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। 1893 की बात है, अंग्रेजों का शासन यहाँ पर था, और यूरोप अमेरिका के लोग भारत को कुछ नहीं समझते थे, वो गुलाम समझते थे। और वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय न मिले। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा सा समय मिला। विश्व धर्म सम्मेलन, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने बहनों और भाइयों, ये आरजेएस का भी यही है, हम लोग भी अपने ग्रुप में भाई और बहन के रिश्ते से ही बात करते हैं, या जो सकारात्मक बैठकें होती हैं, घर का रिश्ता घर में चलता है, लेकिन बैठकों में और फोन पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भाई बहन का रिश्ता चलता है। और ये वहीं से प्रेरित है कि हम लोगों की संस्कृति में बहनों और भाइयों चलता है। जबकि वहां विदेश में क्या था, सब लोगों ने लेडीज एंड जेंटलमैन कहा, वो रिश्ता नहीं कायम हो सका। और एक माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, बस इतना कहते ही तालियां बजने लगी, एक रिलेशन स्थापित हो गया, एक संबंध स्थापित हो गया। जिनको समय नहीं मिला उसमें बोलने का, लेकिन थोड़े से समय में ही उन्होंने सबको चकित कर दिया। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ, उनके भाषण को सुनकर वहाँ इनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया, और वो 3 वर्ष तक अमेरिका में रहे, और वहाँ भारतीय तत्व ज्ञान, अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे, अध्यात्म विद्या, भारतीय दर्शन, इन सब चीजों में विवेकानंद जी का जो दर्शन था वो वेदांत दर्शन, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग और गीता के कर्मवाद का उन पर गहरा प्रभाव था। और वेदांत, बौद्ध, गीता के दर्शन को मिलाकर उन्होंने अपना दर्शन गढ़ा। उनके दर्शन का मूल वेदांत और योग ही रहा। उनके दर्शन का जो मूल रहा वो वेदांत और योग ही रहा। विवेकानंद मूर्ति पूजा को महत्व नहीं देते थे, लेकिन वे उसका विरोध भी नहीं करते थे। और यही आरजेएस की भी फिलॉसफी है कि हमें विरोध नहीं करना है। अगर मूर्ति पूजा करता है कोई तो करने दीजिए, विरोध करना जो है वो नकारात्मकता के अंदर आती है। लेकिन हम लोगों को जो भाईचारा है, अमन चैन रहे, शांति रहे, एक दूसरे को इज्जत करें, सम्मान करें, एक दूसरे के धर्मों का आदर करें, यही है राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, यही है आरजेएस परिवार। तो स्वामी विवेकानंद जी को याद करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उनकी पुण्यतिथि 4 जुलाई है, और उस अवसर पर आप लोगों ने भी इसमें शामिल हुए और आप लोगों ने भी बताया। एक जानकारी देना चाहेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। ये जानना चाहिए कि केंद्रीय बैंक ने सावधि जमा की मियाद पूरी होने के बाद बिना दावे वाली राशि पर ब्याज के नियमों में बदलाव किया है। और नए नियम के अनुसार मैच्योरिटी की तारीख पूरी होने के बाद भी अगर इसकी राशि पर क्लेम नहीं किया जाता है तो इस पर आपको ब्याज तो मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा। पहले नॉर्मल मिलता था, जो मिलता था कंटिन्यू हो जाता था, लेकिन अब आप अगर उसको फिक्स डिपॉजिट को आगे नहीं करते हैं तो उसमें ब्याज जो है वो फिक्स डिपॉजिट की अवधि पूरी होने के बाद उस पर कम ब्याज मिलेगा। तो ये जानना जरूरी है, बहुत से लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं। तो ये एक और बताना चाहेंगे कि जो छोटे व्यापारी थे या थोक व्यापारी थे, उनके लिए सरकार ने एमएसएमई के दायरे में लाने का बहुत अच्छा निर्णय किया है। बहुत लंबी मांग थी कि जो व्यापारी हैं उनको एमएसएमई में नहीं लाया जाता था, तो लोन लेने में और उसमें दिक्कत होती थी। एमएसएमई के लिए बजट भी अलॉट होता है तो उसमें नहीं मिलता था, लेकिन अब एमएसएमई का जो है वो छोटे व्यापारी या थोक विक्रेता जो हैं उन लोगों को उस दायरे में लाया गया है। ये अच्छी बात है। और
एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं आपको। उस तस्वीर को देख कर कि हमारे जो ऑफिसर हैं वो उन लोगों को अपने ऑफिस से बाहर आना चाहिए और जनता से रूबरू होते रहना चाहिए, और उनको ये नहीं समझना चाहिए कि हम आईपीएस हो गए या आईएएस हो गए तो हमारी कैटेगरी अलग हो गई, क्योंकि भारत की जनता के साथ जब तक वो मिलेंगे नहीं तब भारत की जनता के मर्म को उसको पहचान नहीं पाएंगे। एक तस्वीर अशोक कुमार आईपीएस हैं, उनके तरफ से ये जारी किया गया है और इसमें उन्होंने लिखा है कि कल की बात है ये, पंतनगर विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर और अलकनंदा के साथ धान की रोपाई की बहुत सालों बाद सुखद अनुभव रहा। ये आईपीएस अशोक कुमार जी का की तस्वीर है। ये धान रोपते समय आप जानते हैं कि बारिश के बाद अब सब जगह, हालांकि बिहार में तो बहुत बारिश हुई है, लेकिन धान के रोपाई जो है वो शुरू हो गई है। तो ये चीज, थोड़ी सी तस्वीर आपको दिख रही होगी जी। तो ये धान की रोपाई कर रहे हैं और वो तस्वीर इन्होंने साझा की। तो ये एक विचार है कि हम लोगों को इसी विचार से जो है लोगों के लिए सोचना चाहिए। और यहीं पर बता दें कि फेसबुक लाइव जो है अब आप 3 दिन हफ्ते में देख सकते हैं, सायं 8 बजे, ये थर्सडे, सैटरडे और संडे, ये 24 जुलाई तक चलेगा। 24 जुलाई जो है वो सकारात्मक भारत दिवस है। उस दिन 11 बजे से राष्ट्रीय वेबिनार होगा, देश भर के आरजेएस फैमिली जो है वो जुड़ेंगे। और आरजेएस फैमिली में आज भेजा गया तो इसलिए हमने फेसबुक लाइव पे आपको जो डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग हैं उसको शुरू में सुनाया था। हरिप्रकाश पांडे जी मॉडरेटर थे और डॉक्टर कीर्ति काले जो कि आरजेएस फैमिली में भी हैं, मुख्य अतिथि थी, अभी बताया हमने, आरजेएस की सकारात्मक बैठक में, और अध्यक्षता कर रही हैं प्रेरणा दर्पण साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच। तो ये परिचय लोगों से कराने का ही ये मंच है फेसबुक लाइव। डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग और डॉक्टर कीर्ति काले आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं और ये बताना हम समझते हैं। अब मेरे ख्याल से इशहाक खान साहब को मैं ऐड कर रहा हूं, जो दूरदर्शन कर्मी हैं और कवि भी हैं, मतलब शौकिया कविताएं भी लिखते हैं। और आरजेएस की सकारात्मक बैठक जब सिलीगुड़ी में हो रही थी तो उस समय ये अतिथि भी थे उस बैठक में। आरजेएस की बैठक सिलीगुड़ी में जब हो रही थी तो इशहाक खान साहब उसमें अतिथि थे। अब दिल्ली दूरदर्शन में हैं और आरजेएस के कार्यक्रमों में आते हैं, आरजेएस की बैठकों में भी आते हैं और एक बहुत ही सकारात्मक व्यक्तित्व हैं। तो इशहाक खान साहब से परिचय जब तक ऐड हो रहे हैं तब तक मैं नाम ले लेना चाहूँगा कुसुम सिंह जी का, सविता सहाय जी का, प्रांजल श्रीवास्तव जी का। और जी, कोई ट्रेवल कर रहे हैं तो लिखते हैं कि मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। इशहाक खान साहब, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। टोपी लगाइए, टोपी लगाइए, टोपी, मैंने भी टोपी लगाया है। टोपी लगा लीजिए। नमाज पढ़ी है मैंने। अच्छा, नमाज पढ़ रहे थे। अच्छा, थैंक यू। नमाज में तो डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप जुड़े हैं, आपके चेहरे पे बहुत रौनक आ रही है, लाइटिंग बहुत अच्छी है। अभी घर में है, घर में है ना? हाँ, पीछे बहुत ही अच्छा। देखिए अब आरजेएस फैमिली आपके घर को भी देख रही है। इशहाक खान साहब, हाँ, आप थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। मैं नमस्कार करता हूं आप सबको, अपने परिवार को नमस्कार करता हूं और मुझे बेहद खुशी है कि मैं इस परिवार से जुड़ा हूं। यह सौभाग्य मुझे भी मिला है और दीदेवार साहब का दीदार भी करता रहता हूं आपके माध्यम से, उनसे मुलाकात भी मेरी है। और मैं नरेंद्र टटेसर साहब को भी मैं बधाई देना चाहूँगा। उनकी भी दुआएं, उनकी भी आशीर्वाद, उनके बच्चों से मिलता रहता हूँ, वर्चुअल ही सही। और जो कीर्ति काले जी का भी आप बता रहे थे, कीर्ति काले जी के बारे में, उनसे भी मिलने का सौभाग्य हुआ है आपके ही मंच पे, आपके ही माध्यम से, यानी कि अपने परिवार में ही। तो इसलिए मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ, उन्हें भी आगे बढ़ते रहने का साधुवाद देता हूँ। और मैं क्या कहूँ, मुझे बेहद खुशी होती है आपको देख करके, इस सक्रियता को आपकी देख करके। ईश्वर ऐसे ही स्वस्थ रखे आपको, क्योंकि आपने अनेक मुसीबतों का सामना करके यहाँ तक पहुँचे हैं, अपना अच्छा ये मकाम हासिल कर रहे हैं, लोगों को सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुभेच्छा, बधाई, शुभकामनाएं।
जी, आप लोगों के सकारात्मक दृष्टिकोण के चलते ही ये सकारात्मक भारत आंदोलन चल रहा है। और आप जानते हैं कि सकारात्मक चीज़ें जो हैं वो लोगों को समझ में आ रही है, और कोरोना ने भी सिखा दिया है कि अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और आज इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। बेशक। और अभी अभी एक समाचार समय मैंने और देखा, परिस्थिति। बिहार में काले रंग का अमरूद उगाया जा रहा है जो काफी फायदेमंद है। अभी मैंने एक समाचार में देखा, एक न्यूज चैनल में। क्या चीज़, एक बार फिर से बताइए। बिहार में काले रंग का अमरूद उगाया जा रहा है, अमरूद। अभी काले अभी रंग का? एक न्यूज में देखा मैंने अभी, अच्छा, जो कि बहुत ही अच्छा, फायदेमंद अच्छा। है। तो ये खबर ओह! हमें बताते हुए खुशी हो रही है। बहुत महँगा हो जाएगा इस खबर ऐसी चीज़ें महँगी हो जाती हैं। जी जी जी, हो जाती है। लेकिन इम्यूनिटी, योग है, ध्यान है, प्राणायाम है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी में लोग अपनाना शुरू कर चुके हैं। उसमें बेशक। सकारात्मक विचार भी है। अब थोड़ा हम लोगों का काम आसान हो गया है। बिल्कुल साढ़े बिल्कुल। 5 साल से तो हम लोग इसमें लगे हुए थे। साढ़े 5 साल से तो इसी विषय पर हम लोग सकारात्मक पत्रकारिता और सकारात्मक बैठकों से भारत निर्माण, उस समय काफ़ी जोशीले लोग जो है पूरी टीम काम कर रही थी। कोरोना में थोड़ा-सा उसका असर पड़ा है कोरोना में। कोरोना बिल्कुल काल में बिल्कुल। सब लोगों पे असर पड़ा है। अभी लेकिन आप बिहार वेबिनार और फेसबुक अभी आप लाइव बाढ़ इसीलिए की शुरू चर्चा किया कर रहे गया। थे सर, अभी आप बाढ़ की चर्चा कर रहे थे। ऐसी ही सकारात्मक बातें, सकारात्मक खबरें वहां तक पहुंचते रहने चाहिए, जिससे कि उनको राहत मिले। और ज्यादा कुछ तो हम जी। लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके बारे में हम सकारात्मक सोच रखें और उनकी बात को लेकिन हम आगे तक बढ़ाएं। साहब तो ये बता दें, बाढ़ की बात आप कर रहे हैं। मैं बता एक चीज जो दिखाई दे रही है बिहार को लेकर। बिहार में समस्याएं तो बहुत हैं, सब जगह पूरे देश में समस्याएं होती हैं, लेकिन बिहार की कुछ खास ऐसी समस्याएं हैं जो मैं आशान्वित हूं बिहार को लेकर, क्योंकि बिहार में 2 ग्रुप हैं आरजेएस के, और उन ग्रुपों से बिहार की खबरें पता चल रही हैं। बेशक। उसमें एक चीज की कुछ लोग खड़े हो गए हैं, चाहे वो अश्लीलता के खिलाफ आप देखिए, भोजपुरी गीतों में जो अश्लीलता को गाना गा रहे थे लोग, सड़कों पे बिल्कुल चलना मुश्किल हो गया था। जी जी, आरजेएस ने भी अश्लीलता के खिलाफ मुहिम चलाई उस बिल्कुल ग्रुप में। उसको लेकर हम लोग आगे बढ़े, और जहां जहां भी अश्लीलता के खिलाफ हो रहे थे काम, चाहे रवि किशन जी ने जो सांसद हैं उन्होंने जो जो कहा उन चीजों को, या फिर और भी जो कलाकार हैं जो अश्लीलता के खिलाफ थे, उन लोगों की चीजें, और पत्रकार कुछ ऐसे खड़े हो गए हैं बिहार में, कुछ ऐसे जिनको कि आरजेएस समर्थन करता है। इस मंच से अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन आरजेएस उनकी न्यूज को अपने जो आरजेएस के ग्रुप हैं उसमें शेयर करता है। बिल्कुल। वो लोग हमें बहुत ही, हालांकि उनकी जान को खतरा है। मैंने हालात पत्रकार को फोन करके भी कहा, हालात लेकिन चूंकि हाँ, जी मैं ये कह रहा था कि हालात अगर सामान्य हो जाए तो आप जैसे लोगों को मिल करके 1-2 दिन के लिए इन प्रांतों में, इन ग्रुपों में हमें दौरा भी करने की जरूरत है। वो हालात करते हैं। बिहार और झारखंड पश्चिम बंगाल की यात्रा शेड्यूल्ड थी अच्छा 2020 में। जी जी, 27 मार्च का रेलवे रिजर्वेशन भी हो चुका था, लेकिन आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी ने उचित नहीं समझा कि इस वक्त आरजेएस पॉजिटिव मीडिया को यात्रा करनी चाहिए। आप 20 मार्च याद कीजिए 2020, जब मोदी जी शायद आए 8 जी जी, बजे और उन्होंने वो किया, और 27 मार्च का था वो, है ना, बिहार का और झारखंड का और पश्चिम बंगाल की वो यात्रा थी। चलिए देश और को बढ़ जाए तभी सही। उसके बाद तो सारी चीजें जो हैं, हम लोगों ने दिल्ली में बैठकें शुरू की और करवाई भी, पटना में बैठक हुई, जमशेदपुर में बैठक हुई, लेकिन 11 अप्रैल लास्ट था जो फिजिकल बैठक चौधरी इंदिराज सिंह सैनी जी ने जीटी करनाल रोड स्वरूप नगर में की, वो लास्ट बैठक थी, फिजिकल बैठक। उसके बाद हुआ वेबिनार वगैरह के माध्यम से 18वां वेबिनार। आप जानते हैं कि डॉक्टर के अग्रवाल जी की डेथ के बाद, चूंकि आरजेएस फैमिली में गहरे रूप से वो जुड़े हुए थे, बल्कि उनकी बेटी भी, परिवार भी जुड़ा हुआ था, तो यही फैसला हुआ कि डॉक्टर साहब पद्मश्री भी, बीसी राय अवार्डी भी, समाज सेवा में सबसे ज्यादा आगे हैं, देश हजारों लोगों की जान बचाई उन्होंने। और हम लोग आरजेएस फैमिली के लोगों ने अभी डॉक्टर्स डे के दिन
तमाम चिकित्सकों को बुलाकर और उनकी फैमिली से उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर बीना अग्रवाल जी और सुपुत्री नैना अग्रवाल जी आई थी। तो हम लोगों ने आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान उनके नाम पे घोषित किया, शायद आपको पता ही होगा। जी जी बेशक। आप जुड़ने की कोशिश भी किए थे, आप जुड़े भी थे, एक बार एक झलक आपकी आई भी थी वेबिनार में। और डॉक्टर के अग्रवाल अवार्ड जो है आरजेएस का वो घोषित किया है, वो किसी कोरोना योद्धा को दिया जाएगा, स्वास्थ्य कर्मी को प्रदान किया जाएगा अगले आरजेएस के कार्यक्रम में। बहुत और फिर अच्छी किताब बात आ रही है। डॉक्टर साहब इसलिए- का जो एक आर्टिकल है वो पहले ही आ चुका था, पहले ही उनका आर्टिकल जो है वो आरजेएस के किताब के लिए आ चुका था। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक कविता हो जाए, अगर याद हो तो आपको। आरजेएस फैमिली जुड़ी हुई है, हमारे इशहाक खान साहब दूरदर्शन कर्मी यहाँ मौजूद हैं, शौकिया कविता बैठक में भी आप सुनाते हैं। तो छोटा सा 4 लाइन का अभी कविता हम लोग पाठ सुन रहे थे मेजर प्राची गर्ग जी का, जो कि करगिल के युद्ध में उन्होंने मेडिकल सेवाएं देने के लिए मेजर हैं वो, उन्होंने वहाँ सेवाएं दी थी करगिल में। तो आज उनका लाइव था, थोड़ा सा सुनाने का प्रयास, परिचय कराने का प्रयास था। एक मैंने ये मार्च में जो गौरैया दिवस मनाया गौरैया गया था ना, दिवस जी, गौरैया दिवस 20 जनवरी 20 मार्च शायद 20 मार्च मेरे 20 ख्याल से मार्च ऐसा कुछ 20 मुझे शायद। याद है। जी जी, तो गौरैया दिवस जी। लिखी थी, हाँ अपने थोड़ा पूर्वांचली फ्लेवर में है। आज कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, तो जी। ये है कि दादी ने पछोरा धान, आंगन सूखी समैया, कब तक हाँ। रूठी छुपी रहोगी, आप फुदकले गौरैया। ये गौरैया हाँ, गीत एक बार और एक- रिपीट कर दीजिए। जी। एक बार रिपीट कर दीजिए। दादी ने पछोरा धान, दादी ने धान फटकना शुरू किया, धान को साफ करना शुरू किया है आंगन में। वहां हाँ गौरैया नहीं दिख रही है अब, इस बात को लेकर के कि दादी ने पछोरा धान, आंगन सूखी समैया, कब तक रूठी छुपी रहोगी, आप फुदकले गौरैया। हाँ थौरी गैया ने दी है लेरू। मैंने मतलब एक तरीके से आंगन और अपने आसपास के वातावरण को मैंने खींचने की कोशिश की है कि धौरी गैया ने दी है लेरू। गाय बछड़ों को, बैलों का भी गांव में एक नाम दे दिया जाता था, और अगर उस नाम से आप पुकारते सर, वो बैल या गाय वापस मुड़ के आती, आप बैल आता आपको मुड़ के आपके तरफ देखता, और अपने नाम को भी वो जानते थे पहले। अब पता नहीं ये सब चीजें हैं नहीं है, बड़ी पुरानी बात हो गई है। धौरी गैया, गाय का नाम है धौरी। धौरी गैया ने दी है लेरू, उसके संग खेल रही मैना, यानी कि जो गाय का बछड़ा है उसके साथ मैना खेल रही है। धौरी गैया ने दी है लेरू, खेल रहे उसके संग मैना, सोनी बकरी का प्यारा बच्चा कौवे संग सीखा ठुपकना। पके ज्वार बाजरे की डाली, डुला रही है पुरवैया, कब तक रूठी छुपी रहेगी, आप फुदकले गौरैया। और खलिहान में जाके दाना चुगले, नारे पर जा पीले पानी, मुंडेर पर आजा पंख फैला ले, सुनी पड़ी है रोशनदानी, सुनी पड़ी है रोशनदानी। शहर से आए हैं बच्चे, खेल रहे हैं भूल भुलैया, कब तक रूठी छुपी रहेगी, आप फुदकले गौरैया। ये ऐसी चलते फिरते शब्दों को मैंने इकट्ठा करने को। गौरैया जो है, गौरैया गांव में तो ज्यादा संख्या में है, दिल्ली में अब बहुत कम हो गए हैं। कम हो गए हैं, बस उसी ओर मेरा इशारा है। हाँ, बहुत बहुत गांव में बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता रही, गौरैया पे याद रहेगा। और इशा खान साहब दूरदर्शन कर्मी हैं और जुड़ गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से आरजेएस फैमिली लगातार जुड़ी रहें और हम लोग बातचीत करते रहेंगे, लेकिन समय की एक सीमा होती है। आप जानते हैं कि 1 घंटा समय हो गया है। वैसे हमने कोशिश किया था कि आधे घंटे में ही किया जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन आप लोग जुड़े और आप लोगों ने सहयोग दिया सकारात्मक भारत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। प्रदीप कुमार सिंह जी अभी देख रहे हैं, रमीज आर्यन जी ये पत्रकार हैं, अल्ताफ हुसैन के नाम से लिखते हैं, जय हिंद सर बोल रहे हैं, और पाशीराम पाशी जी और डोगरा साहब, SS डोगरा साहब, सब, हरीश कुमार शर्मा जी,
सुरजीत सिंह दीदेवार जी, घनश्याम तिवारी जी, प्रांजल श्रीवास्तव जी। प्रांजल श्रीवास्तव जी अभी ट्रेवल कर रहे हैं, ये सब आरजेएस फैमिली में है। सविता सहाय जी, कुसुम सिंह जी। तो प्रांजल जी लिखते हैं कि मैं अभी ट्रेवल कर रहा हूं, लेकिन 2-3 पोस्ट किया है उन्होंने कि नेटवर्क थोड़ा काम ये कर रहा है। जितेंद्र कुमार जैना जी, अब कुछ लोगों का नाम यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो पाता है, मैंने ऐसा देखा है, तो उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। गुरुवार, शनिवार और रविवार सायं 8 बजे हम लोग मिलेंगे। इसी तरह की कुछ बातें होंगी और परिचय आप लोग ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट भेजिए। आप लोगों की 2 शब्द जो है आए और आरजेएस फैमिली से आपका परिचय हो। इसको परिचय का ही मंच बनाने का अब प्रयास किया जा रहा है। 24 जुलाई तक चलेगा, गुरुवार, रविवार, शनिवार, रविवार सायं 8 बजे। और 24 जुलाई को 8 बजे तो होगा ही फेसबुक लाइव, या नहीं भी हो सकता है, लेकिन 11 बजे राष्ट्रीय वेबिनार जरूर होगा, ये शेड्यूल है। और उसमें आरजेएस फैमिली जुड़ेगी, आपस में हम लोग बात करेंगे। इसमें 1-to-1 होता है, लेकिन उसमें हम लोग सब जुड़ेंगे। राष्ट्रीय वेबिनार 24 जुलाई, सकारात्मक भारत दिवस। तो उस दिन तक ये फेसबुक लाइव जो है वो लगातार चलेगा। उसके बाद हम लोग फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। और कोई आप लोगों को ये सकारात्मक भारत दिवस को लेकर आप लोग अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में कुछ भेज सकते हैं, अपने कार्यों को भेजिए, सकारात्मक कार्य या उसका आपके प्रयास या आपके विचार, सभी चीजों को ग्रुप में आप भेजिए, क्योंकि अब जमाना सकारात्मकता का है, नकारात्मकता का जमाना नहीं है। कोई पसंद नहीं करेगा और आपके सेहत पर भी सकारात्मकता ही असर डालेगी, उसका अच्छा असर आपके सेहत पर पड़ेगा, क्योंकि बीमारी का समय है। बीमारी के समय में सावधानी रखना जरूरी है। और अब यहाँ पर विराम देता हूँ। आज पुस्तक का पाठ नहीं किया जा रहा है, नहीं तो जेपीएस जौली साहब का हम लोग सफलता की ऊंची छलांग, ये सकारात्मक किताब है, द बुक लाइन ने प्रकाशित किया है। द बुक लाइन अपने आरजेएस फैमिली के सुनील भानोट साहब को एक तरह से श्रद्धांजलि देते हैं, हम लोग उनकी याद ताज़ा करते हैं। तो आरजेएस फैमिली, आप लोग अवार्ड के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। आपके पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का अवार्ड ये घोषित लगातार हम लोग कर रहे हैं। और प्रकाश नारायण जी जुड़ गए हैं, प्रकाश साई नारायणा नागरा, प्रकाश नागरा जी, प्रदीप कुमार सिंह जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 8 बजे से ये फेसबुक लाइव चल रहा था और 9:11 यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल सायं 8 बजे फिर जुड़ेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे और 1-to-1 इंटरेक्शन भी होगा। आप लोग तैयारी करके आएँ और फिर हम लोग यहाँ बातचीत करेंगे, कुछ ना कुछ बात निकलेगी। आपका परिचय आरजेएस फैमिली फेसबुक फ्रेंड से होगा। जय हिंद, जय भारत।